गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 7th के थर्ड चैप्टर समझाने जा रही हूँ, जो ये कॉपी वर्क है। चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक है नागार्जुन। यहाँ पे मैंने चैप्टर का नाम लिख दिया हिमालय की बेटियाँ, नागार्जुन लेखक है। और चित्र बच्चों को स्वयं बनाना है बुक में से देख करके। शब्दार्थ अगर आप बुक में देख करके नहीं बनाते हो तो हिमालय या किसी भी नदियों का, हिमालय से निकलती हुई नदियों का चित्र बना सकते हो। शब्दार्थ है। सम्भ्रात का अर्थ होता है उत्तेजित। यहाँ पे चैप्टर में उत्तेजित एक महिला के लिए कहा गया है कि उत्तेजित सम्भ्रात महिला की तरह, यानी नदियाँ सम्भ्रात महिला की तरह उत्तेजित होती है। श्रद्धा यानी आस्था होता है। विस्मय यानी आश्चर्य होता है। कौतूहल किसी वस्तु को देखने या जानने की इच्छा को कहते हैं। सरसब्ज उपत्यकाएं लहलाती घाटी या तराई को कहते हैं। उपत्यकाएं का मतलब ही होता है घाटी या तराई। लीला निकेतन, यहाँ पे निकेतन अपन घर को कहते हैं। और लीला यानी मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ घर। लीलाएं कीड़ाएं। समतल यानी सपाट। नंग धड़ंग यानी होता है बिना कपड़ों के। लुभावना यानी आकर्षक करने वाला, मन को मोहित करने वाला। बाल लीला यानी बचपन का खेल। बाल यानी बच्चा और लीला यानी खेल। अब यहाँ पे शब्दार्थ से वाक्यों का निर्माण बच्चों को स्वयं को करना है। यहाँ पे आस्था से आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। प्रभु या ईश्वर के प्रति आस्था का भाव रखना चाहिए। विस्मय यानी किसी वस्तु को देखकर हमें विस्मय हुआ। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। अतृप्त यानी किसी वस्तु के प्राप्त होने पर मुझे अतृप्ति हुई, यानी संतुष्टि नहीं हुई। नटखट, बच्चा नटखट होता है। पहाड़ी इलाके में आदिवासी लोग रहते हैं। गंभीर, कोई भी वाक्य बना सकते हो इससे। गंभीर, किसी भी रोग के कारण मनुष्य की स्थिति गंभीर हो जाती है। अब यहाँ पे आगे हैं निम्न विशेष्य शब्दों के विशेषण लिखिए। यहाँ पे विशेष्य अपन कर्ता को कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे राम क्या कर रहा है? राम है जो पुस्तक पढ़ने का कार्य करता है, तो राम करता है, तो वही विशेष्य होता है। किसी भी कार्य करने वाले को ही विशेष्य कहते हैं, यानी कर्ता को ही विशेष्य कहते हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर आने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पे अब ये विशेष्य दिए हुए हैं, उनके विशेषण बनाने आपको। वर्षा, जैसे अधिक वर्षा होती है। महिला, सुंदर महिला। नदियाँ गहरी होती है या गहरी नदियाँ ले सकते हैं। आंगन, लाल पीला काला कुछ भी ले सकते हैं। जंगल यानी घना जंगल। अभी यहाँ पे है बच्चों के जो बुक के क्वेश्चन हैं वो दिए गए हैं, बच्चों को कॉपी में करने हैं। नदियों को माँ बनने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? नदियों को माँ बनने की परंपराएं तो काफ़ी सारे लेखकों ने या कवियों ने कहा है, लेकिन नागार्जुन ने उन्हें किन रूपों में देखते हैं नदियों को? तो चैप्टर में पढ़ा था नदियों को माँ बनने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसीलिए माँ कहा गया है। हमारे खेतों को सींचती है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में देखते हैं। बेटी के रूप में कहा है, प्रेयसी प्रेमिका के रूप में कहा है, और बहन के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की दो ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिक एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। यानी ब्रह्मपुत्र वह पुल्लिंग के आधार पर उनका नाम है सिंधु और हिमालय, और उन्हें नद भी कहा गया है। नदी का पुल्लिंग होता है नद। इन्हीं दो नदियों से सारी नदियों का संगम भी होता है। यानी यहाँ पे सिंधु और ब्रह्मपुत्र से बहुत सारी नदियों का संगम होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये दो ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई है। यानी हिमालय की बहुत ही करीबी नदियां हैं। जैसे पिता की बेटी बहुत ज़्यादा करीबी होती है, उसी तरह हिमालय की दो करीबी बेटियां हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है
कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। यानी इस प्रकृति को इन मनुष्य को इतना अपना इतना महत्व देती है अपने जल से। जैसे ब्रह्मपुत्र अपने भारत में बहती है, और जो सिंधु है अपने पश्चिमी उत्तर भारत में बहती है। ऐसे ही अपने भारत को सिंचित करती है, पानी जल देती है। से ही कहा गया है कि ये हिमालय को इन दो नदियों को हाथ पकड़ने पर उसे गर्व महसूस होता है। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? नदियाँ युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही है। ये युगों से एक माँ की तरह भरण पोषण करती है। इनका जल भी भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियों को लोकमाता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी कहा गया है। मानव नदी को दूषित करने के से कोई कसर नहीं छोड़ता है, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती है जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण भी माँ चाहती है। अतः काका कालेकर ने नदियों को माँ के सम्मान विशेषताओं के कानून ने लोकमाता का दर्जा दिया है कि नदियाँ चाहे कितना भी सब कुछ सहन कर लेती है। माँ एक अपने पुत्र का, नालायक पुत्र का सब कुछ सहन करते भी उसका जो अच्छाई चाहती है, वैसे ही ये नदियाँ हैं जो इन मनुष्यों का सब कुछ सहन कर करके ही भी उनका कल्याण चाहती है। हिमालय की यात्रा में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियों की, पौधों से भरी घाटियों की, देवदार चीड़िन वृक्षों की, सरो चिनार सफ़ेदा केल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियों अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी है। मैदानी क्षेत्रों में आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट गया है। गंगा यमुना जैसी नदियाँ इसका उदाहरण है। यानी पहले 1947 के और आज के जो नदियां हैं वह अपवित्र हो गई है और इनमें बहुत सारी गंदगी है और स्वच्छता का इनमें नामो निशान मिट गया है। आज की नदियों की ये दुर्दशा हो रखी है। अब यहाँ पे दे रखा है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पे द्वंद्व समास किसे कहते हैं, आपको इसका एग्जाम्पल लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में और का लोप होता है। जैसे राजा रानी, राजा और रानी, जिसका अर्थ है राजा और रानी। इसी प्रकार से आपको छोटी बड़ी का समास विग्रह करना है। दुबली पतली, भाव भंगी, माँ बाप, यानी इनमें और का जोड़ देना आपको। उसी प्रकार एक तो होता है द्वंद्व और एक द्विगु समास भी होता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। द्विगु समास होता है जो संख्या, पहला पद संख्यावाचक होता है और उसका समास विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। यहाँ पे द्वंद्व समास में और का लोप हो जाता है और बीच में जो ये चिन्ह है उसको योजक चिन्ह बोलते हैं। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखे जैसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन, भाववाचक। यानी यहाँ पे नदी, अगर आप नदी का उल्टा लिखोगे तो दीन होता है। वैसे ही आपको 5 ऐसे शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पे आपको लिखने हैं, इन्हीं का दे रखा है, इनको आप उल्टा लिख करके शब्द बनाओगे और फिर उसमें संज्ञा बताओगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है। थैंक यू।